ऑन करके बैठिए बेटा। कैमरास को ऑन करके बैठिए बेटा अपने। प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी पार्टिकल को आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दीजिए। किसी पार्टिकल को आप इनिशियल वेलोसिटी देके फेंक दीजिए और उसके बाद सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लगे, कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कोई दूसरा फोर्स उस पर एप्लीकेबल ना हो, एक ही फोर्स लगे, कौन सा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फिर कोई उस पर दूसरा फोर्स एप्लीकेबल ना हो, तो उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। जैसे आपने फुटबॉल में यहां से एक किक मार दी, फुटबॉल यहां से उठी और ऐसे जाके ऐसे गिर पड़ी, तो ये इसका प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। आपने किक मार दी, तो किक मारने के बाद इस पर सिवाय ग्रेविटी के और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना फोर्स के मूव कर जाएगी। आपने किक मारी और उसके बाद इसने मोशन स्टार्ट कर दिया, फिर इस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगा, किसके? सिवाय ग्रेविटी के, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। अगर आप छत पर से किसी पत्थर को नीचे फेंक देते हैं, तो आपने उसको सामने की तरफ फेंका और जब वो हवा में नीचे गिर रहा था तो उसमें किसी तरह का और कोई मोशन और कोई एक्सेलरेशन नहीं था, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रहा था। जब आपने छत पर से किसी बॉडी को लिया और उसमें किक मार दी या किसी पत्थर को सामने की तरफ फेंक दिया, तो एक बार जब आपने फेंका तो आपने उस पर फोर्स लगा दिया, मगर उसके बाद उस पर किसी और तरह का फोर्स नहीं लग रहा था, सिर्फ उसके अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लग रहा था, उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही हो रहा था। तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। दिवाली पर रॉकेट में आग लगाई जाती है, वो ऊपर जाता है, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। क्यों? ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और जो एक्सप्लोसिव का जो यहां से गैसेस निकल रही हैं वो उसको ऊपर धक्का दे रही हैं, तो वहां पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो एक्सप्लोसिव का फोर्स लग रहा है ऊपर और एक लग रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां पर? नीचे। तो वहां पर दो फोर्स एप्लीकेबल हैं। तो जब तक उस रॉकेट के अंदर एक्सप्लोसिव जल रहा है तब तक वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, मगर जैसे ही उसका सारा एक्सप्लोसिव खत्म होगा और वो फ्री फॉल करना शुरू कर देगा, बुझने के बाद आग, तो वो मोशन कैसा हो जाएगा? वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो अगर बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कि उस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, उसमें सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? चलो नोट करो। An object thrown with some initial velocity, an object thrown with some initial velocity, an object thrown with some initial velocity and then allowed to move, and then allowed to move, and then allowed to move under the action of gravity alone, under the action of gravity alone, under the action of gravity alone, then the motion is said to be projectile motion. Then the motion is said to be projectile motion. Then the motion is said to be projectile motion, and the particle is said to be projectile, and the particle is said to be projectile.
क्या डाउट हुआ मनु गौतम? सर मैं थोड़ा लेट आया था, आप जरा रिपीट कर बता देंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों क्या आए थे होता है? बेटा? लेट क्यों आए थे? तुम्हारा टाइम फिक्स है कोचिंग का, तो लेट कैसे एंटर करते हो? सर वो फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन, सर बैटरी ड्रेन हो गई थी उसकी। लिखो दोबारा से। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन with some initial velocity and then allowed to move under the action of gravity alone, under the action of gravity alone, then the motion is said to be projectile motion. Then the motion is said to be projectile motion, and the particle is said to be projectile. कोई इंसान फुटबॉल को पकड़ के भाग रहा है तो फुटबॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये इंसान उसको पकड़ा हुआ है, लगातार उस पर फोर्स लगा रहा है, तो फुटबॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहलाएगा। उस बॉल को अगर कोई इंसान किक मार देता है तो किक मारने के बाद उस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तब उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। कोई इंसान भागता हुआ आया, छत से जंप मार दी, तो छत से कूदने के बाद उस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मगर कोई इंसान छत से कूदे और पैराशूट लेके कूद जाए तो उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि वहां पर पैराशूट का अपथ्रस्ट भी उस पर लग रहा होगा और ग्रेविटी उसे नीचे खींच, वहां पे दो फोर्स हो जाएंगे। तो पैराशूट से कूदता हुआ इंसान प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, मगर बिना पैराशूट से अगर कोई इंसान नीचे कूद जाए तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी का लगना इंपॉर्टेंट है और फोर्स कोई दूसरा नहीं लगना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मोशन क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। और पार्टिकल को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, पार्टिकल को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और मोशन कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक, एग्जाम्पल लिख लो। Some examples of projectile motion. Some examples of projectile motion. Some examples of projectile motion. तो मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट है, ये उड़ता हुआ कहीं पर जा रहा है और ये अपने अंदर से एक बॉम्ब को गिरा दे, तो जो बॉम्ब गिरेगा बेटा, एयरक्राफ्ट आगे निकल जाएगा और बॉम्ब इस तरह से जाके यहां पर गिर पड़ेगा। तो बॉम्ब का मोशन कैसा हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? एयरक्राफ्ट ने इसको छोड़ दिया, छोड़ दिया तो ये बॉम्ब ऐसे आगे जाता हुआ गएगा। जब ये बॉम्ब नीचे गिर रहा है तो इस पर सिवाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कोई और एक्ट नहीं कर रहा, कोई दूसरा फोर्स, तो इसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। तो पहला एग्जांपल लिखो। अ बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन विल हैव प्रोजेक्टाइल मोशन। अ बॉम्ब रिलीज्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, अ बॉम्ब रिलीज्ड from an aeroplane will have projectile motion. अभी जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाया इंडिया, तो जेवलिन का मोशन भी कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। हाथ से छूटने के बाद जब वो ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है तो सिवाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी के उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहा, इसलिए उसका मोशन भी कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। रियलिटी में वहां पर एयर का भी फोर्स लग रहा होगा, विस्कस फोर्स, पर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही कंसिडर की जाती है। तो लिख लो, javelin moving in air will also have projectile motion. Javelin, Javelin, javelin moving in air will also have projectile motion. Will also have projectile motion.
ठीक है। जब हम एक फायर करते हैं, गोली चलाते हैं, तो गोली बहुत तेज जाती है, मगर गोली के ऊपर भी बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा होता है, इसलिए गोली आगे जाके जमीन की तरफ झुकती जाती है। तो जब बहुत लंबा शॉट मारना पड़ता है ना, बहुत दूर, स्नाइपर्स जब बहुत लंबा शॉट मारते हैं, तो यहाँ पर कोई इंसान खड़ा हुआ है और इस स्नाइपर को यहाँ पर इसके सर पर एक टारगेट मारना है, तो वो स्नाइपर जो है ना, वो सीधे इसके सर की तरफ निशाना लगाएगा, तो ग्रेविटी से बुलेट नीचे चली जाएगी। हो सकता है कि इसके पैरों पर टकराए या कहीं और टकराए, मगर इसके सर पे नहीं लगेगी। इसलिए जो स्नाइपर होता है वो हमेशा एम ऊपर का करता है और ग्रेविटी से बुलेट नीचे जाके उसके सर से टकराती है। तो लंबे शॉट जब लिए जाते हैं, 1 किलोमीटर दूर से कोई शॉट ले रहा है हेड का, तो हमेशा शॉट सर से ऊपर मारा जाएगा, ताकि इतनी दूर चलने के बाद गोली ग्रेविटी से नीचे ट्रेवल कर जाए और इसके सर को स्ट्राइक कर जाए। तो बुलेट का जो मोशन है एयर में, वो भी कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। क्यों? जब एक बार बुलेट बैरल से बाहर निकल जाती है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बुलेट के अंदर कोई प्रोपेलेंट नहीं होता है, रॉकेट की तरह से कोई निकलता हुआ जा रहा है फोर्स लगाता हुआ ना। जितना फोर्स बुलेट पे लगना होता है वो बैरल के अंदर लग जाता है, और बैरल से निकलने के बाद उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता। इसलिए बुलेट का मोशन भी कैसा हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लिखो, मोशन ऑफ द बुलेट इजेक्टिंग फ्रॉम द बैरल, motion of the bullet ejecting from the barrel will also be projectile motion, will also be projectile motion. will also be क्या बेटा? projectile motion। ठीक है। इसमें सबसे पहले सिंपलेस्ट वाला पढ़ेंगे हम लोग, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डालो हेडिंग पहले। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ड्रॉ करो बेटा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। एक बॉल को आपने छत पर से ठीक सामने की तरफ फेंका। इसे क्यों बोल रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल? क्योंकि इसको ठीक सामने की तरफ फेंका गया है, सामने की तरफ। इसको ना तो ऊपर करके फेंका गया है ना नीचे करके फेंका गया है, ठीक सामने फेंका गया है।
जमीन पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। जमीन पर अगर ऐसे फेंक दोगे तो बिल्कुल जमीन से लगती हुई बॉल आगे चली जाएगी, मगर छत पे जाके अगर सीधा फेंकोगे तो बॉल नीचे गिर जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, जहां पर वेलोसिटी बॉडी को सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी जाती है, ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे। तो वर्टिकल वेलोसिटी बिल्कुल प्रोवाइड नहीं की जाती, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड की जाती है। तो यूएक्स का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसकी वैल्यू कितनी है? यू के बराबर है। तो यूएक्स इज इक्वल टू यू, यूएक्स इज इक्वल टू यू। तो ओ वाले पॉइंट से फेंका पार्टिकल को ठीक सामने की तरफ अलोंग द एक्स एक्सिस। पार्टिकल आगे गया, मगर ग्रेविटी उसे लगातार कहां खींच रही है? नीचे की तरफ। इसलिए पार्टिकल आगे तो जा रहा है मगर वो नीचे भी आता जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर उसको ऊपर से सिर्फ छोड़ दिया होता बिना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करे तो वो सीधा नीचे आके गिर पड़ता, और उसे सामने की तरफ फेंका है तो वो आगे भी गया है और नीचे। देखो नीचे तो जाना ही है उसको बिकॉज ग्रेविटी खींच रही है, मगर सामने की तरफ फेंकने का फायदा क्या हुआ कि वो आगे भी गया और नीचे भी गया। तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज हम जमीन पे खड़े होकर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि जमीन के ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल फेंकोगे तो फेंक ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि वो सीधी चली जाएगी जमीन से टच करती हुई। जमीन से तो आपको एंगल बना के ऊपर फेंकना पड़ेगा, तब बॉडी मूव कर पाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फुटबॉल को अगर हिट किया जाए तो हल्का सा एंगल बना के ऊपर हिट करो ताकि वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर पाए। अगर आपने बिल्कुल स्वीप शॉट मार दिया और बिल्कुल ग्राउंड शॉट मारा तो पुश करने से फुटबॉल सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई प्रोजेक्टाइल मोशन नाम की कोई चीज नहीं होगी। इसलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हमेशा छत से किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहां से किया गया? छत से। और छत पर से इसको सिर्फ आगे की वेलोसिटी प्रोवाइड कराई गई है, नीचे की वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कराई गई। मगर नीचे वेलोसिटी ये गेन करेगा। क्यों गेन करेगा? कि इसमें आगे तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, मगर नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है। तो नीचे आने की रफ्तार इसकी लगातार बढ़ती जाएगी, मगर आगे जाने की रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे की तरफ ना तो कोई एक्सेलरेशन है ना कोई रिटार्डेशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिखो, कंसिडर a ball, consider a ball thrown horizontally. Consider a ball thrown horizontally with some initial velocity u vector, with some initial velocity u vector. With some initial velocity u vector from the top of a tower of height h. The only acceleration it is experiencing, the only acceleration it is experiencing the only acceleration it is experiencing is along the downward direction, is along the downward direction, that is acceleration due to gravity. So it will move forward, यानी कि आगे की तरफ, it will move forward with constant horizontal velocity. It will move forward with constant horizontal velocity.
with constant horizontal velocity. And downward with acceleration due to gravity. तो नीचे आने का मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड। और आगे जाने का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म। आगे जा रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और नीचे आ रही है एक्सेलरेशन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे की तरफ उसकी रफ्तार चेंज होने वाली नहीं है, आगे की तरफ उसकी रफ्तार चेंज होने वाली नहीं है, नीचे जाने वाली रफ्तार उसकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्यों? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, आगे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो बॉडी में दो तरह के मोशन है। कौन कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से है, और एक वर्टिकल मोशन है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से है। तो नीचे आने का मोशन एक्सेलरेटेड है और आगे जाने का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। और दोनों के कंबाइंड मोशन से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। बोलो हाँ कि ना? और दोनों के कंबाइंड मोशन से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी। तो लिखो, एंड अंडर द कंबाइंड इफेक्ट and under the combined effect and under the combined effect of these two motions, it will move along the path OPA. Along the path क्या बेटा? OPA। तो दो तरह के मोशन की वजह से ये किस पाथ में मूव करती हुई आएगी? O से P तक और P से A तक। O से P तक और P से A तक। क्या बात समझ में आई बेटा? OPA, O से P तक और P से A तक। क्या समझ में आया? ठीक। अब सुनो ध्यान से। अब हम इसके रास्ते की, इसके पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये किस शेप के पाथ में मूव कर रही है। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, याद है? पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस तरह से हम किस रास्ते पर मूव करेगी उस रास्ते की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमने मान लिया लेट एट टाइम t it is at point P। हमने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये बॉडी कहां पर है? P वाले पॉइंट पर है। ठीक। तो इस P वाले पॉइंट को और देखा जाए तो ये डिस्टेंस बेटा x मान सकते हो और ये डिस्टेंस y मान सकते हो। तो ये कितना आगे गई है? x। कितना नीचे आई है? कैपिटल Y। ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? O वाले पॉइंट से बॉडी को फेंका गया है। उस समय हो रहा था t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t के ऊपर ये बॉडी कहां पर आ गई है? t इज इक्वल टू t के ऊपर ये बॉडी आके गिर गई है कहां पर? P वाले पॉइंट पर तक पहुंच चुकी है। तो वो कितना आगे गई है? x। कितना नीचे आई है? y। तो t टाइम में बॉडी कितना आगे गई है? x। और कितना नीचे आई है? तो यहां से वो यहां तक पहुंची तो कितना नीचे पहुंची? ये y डिस्टेंस नीचे पहुंची। और कितना आगे पहुंची? तो ये x डिस्टेंस आगे पहुंची। अरे बोलो हाँ कि ना? लेट एट टाइम t द बॉडी इज एट पॉइंट P। लिखो, लेट एट टाइम t इट इज एट पॉइंट P।
सुनना ध्यान से। अब एक्स एक्सिस के अगर अलोंग इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको लगाऊंगा मैं x एक्सिस में, y एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, x एक्सिस के अलोंग मोशन को मैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बना के लिख रहा हूं। तो एस एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अब यहां पर x डायरेक्शन के अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नाम की चीज नहीं है। एक्सेलरेशन सिर्फ कहां पर है, अलोंग y एक्सिस, नीचे की तरफ, आगे की तरफ इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ax की वैल्यू कितनी हो गई, ax की वैल्यू 0 हो गई। ax की वैल्यू कितनी हो गई, ax की वैल्यू 0 हो गई। तो अब हमारे पास जो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, बिकॉज एक्स कितना हो गया, 0 हो गया। अब बॉडी कितना आगे गई है, तो x डिस्टेंस आगे गई है। किस रफ्तार से आगे गई है, u रफ्तार से आगे गई है, इंटू t हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? तो मैंने क्या किया, मैंने माना कि बॉडी को मैंने t इज इक्वल टू 0 से यहां से फेंका और t इज इक्वल टू t तक बॉडी यहां पर पहुंच चुकी थी। डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैंने इसको x एक्सिस के अलोंग लगाया, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 0, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस। एक्सेलरेशन सिर्फ एक है, कौन सा, नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ax की वैल्यू कितनी है, 0। इक्वेशन हो जाएगी एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। अब एस एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो उसे कितना माना हुआ है हमने, x लिख लिया। ux की वैल्यू कितनी थी, u के बराबर थी। वेलोसिटी कितनी थी, ux u के बराबर थी। तो x इज इक्वल टू u इंटू टी, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फटाफट इसे यहां से नोट कर लो बेटा। हो गया? अब अगर इसी चीज को मैं y एक्सिस के अलोंग लगाऊंगा, तो उसी टाइम में जिस टाइम में ये x डिस्टेंस आगे गई है, उस टाइम में कितना नीचे आ गई है, तो y डिस्टेंस नीचे आ गई है। अरे बोलो बेटा, कितना नीचे आ गई है, y डिस्टेंस नीचे आ गई है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितना डिस्टेंस नीचे आ गई है, y डिस्टेंस नीचे आ गई है। सुनो ध्यान से। अब मैं इसे y एक्सिस के अलोंग अप्लाई करूंगा, तो ये आएगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आती है? एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, एस वाई की वैल्यू में वाई पुट करूंगा। वाई डिस्टेंस नीचे आ गई है, ठीक है। यू वाई की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, क्योंकि इसके पास कोई भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी ही नहीं। सिर्फ इसके पास कौन सी वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी। इसके बाद कौन सी थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। तो यहां पर क्या करोगे, इसको इसे कर दोगे 0 प्लस हाफ इंटू ए वाई की जगह क्या आएगा, g आएगा, इंटू क्या आएगा, टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ये x एक्सिस के अलोंग x इज इक्वल टू यू टी आ गया, और वो y एक्सिस के अलोंग y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो पार्टिकल O वाले पॉइंट से P वाले पॉइंट पर पहुंच गया, तो कितना आगे गया, x आगे गया। कितना नीचे गया, y नीचे गया, ठीक। अगर इसे ऊपर फेंका गया होता और फिर y नीचे जाता, तो y की वैल्यू यहां पर नेगेटिव y लिखी जाती। मगर इसको फेंका सामने गया है, ना ऊपर फेंका गया है ना नीचे, इसलिए y की वैल्यू को यहां पर पॉजिटिव लिखा है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं है, इसका पॉजिटिव है, क्योंकि इसके पास कोई भी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी
नहीं थी, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ गया? ये x के अलोंग आ गई, ये y के अलोंग आ गई। ठीक, अब लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t putting the value of t from the first equation into the second equation. Putting the value of t from the first equation into the second equation. तो अगर बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन में से t की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी? t इज इक्वल टू एक्स बाई यू आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो y अगर आप पुट करोगे तो y इज इक्वल टू हाफ, y इज इक्वल टू हाफ जी टी जी, और t की जगह आएगा x बाई यू, तो ये आ जाएगा x बाई यू का होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर, और ये अल्टीमेटली हमारे पास y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। आया कि नहीं आया? अब जरा चेक करो, y प्रोपोर्शनल टू यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और अगर कोई एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है तो ग्राफ पैराबोलिक बनता है। याद है कि नहीं? जब ग्राफ्स पढ़ाए तो लिखवाया था ना बेटा, जब एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है तो ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोलिक। तो यहां भी ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोलिक। इसका मतलब जिस रास्ते पे चलती हुई ये बॉडी गिर रही है ना बेटा, जिस रास्ते पर चलती हुई ये बॉडी गिर रही है ऐसे, इस कर्व्ड पाथ की शेप कैसी होगी? पैराबोलिक शेप होगी। कैसी शेप होगी इसकी? पैराबोलिक शेप होगी। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी बेसिकली रास्ते को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? रास्ते का नाम होता है ट्रेजेक्टरी। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसमें y जो है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए रास्ते की जो शेप है वो कैसी होगी? पैराबोलिक होगी। इसलिए पैराबोला फॉर्म करता है कौन? पार्टिकल। पैराबोलिक पाथ में मूव करता है कौन? जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है वो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है। कैसे पता? इक्वेशन से। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आया है। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर 1 मीटर आगे चलेगा पार्टिकल तो 1 मीटर नीचे गिरेगा, मगर 2 मीटर आगे चलेगा तो 4 मीटर नीचे गिरेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और 3 मीटर आगे चलेगा तो 9 मीटर नीचे गिरेगा। इसका मतलब क्या हो गया? y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो रास्ते की शेप कैसी होगी? पैराबोलिक होगी। पक्की बात है? तो लिखो, सिंस y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, since y proportional to x square, hence the shape of the path of the particle undergoing projectile motion, therefore shape of the path of the particle undergoing क्या? Projectile motion will be parabolic in nature. Will be parabolic in nature.
will be parabolic in nature. Will be parabolic in nature. आगे बात समझ में? ठीक. अब कॉन्सेप्ट आता है बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का. टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय. जब फेंका और जब जाके जमीन से टकराया, इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर इट्स एंटायर जर्नी. कहां से मोशन स्टार्ट हुआ था? ओ से. और कहां पे खत्म हुआ है? ए पर. तो ओ से ए तक आने का कुल समय जो होगा उसे क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं. क्या मेरी बात समझ में आ गई? लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट. The time taken by the projectile to complete its trajectory. ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ. The time taken by the projectile to complete its trajectory. Time taken by the particle to complete its trajectory. Time taken by the particle to complete its trajectory is known as time of flight. Is known as time of flight. Is known as time of flight. यानी कि O से A तक आने में जो कुल मिला के उसको समय लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे. अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन हमारे पास है हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर. यही तो है. ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है. इसमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप दिया हुआ है. अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखो, मेरे पास एक इक्वेशन है यहां पर जो y की इक्वेशन दी हुई है. y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अब जरा गौर से देखो, जब पार्टिकल O से P तक आया था तो उसने y डिस्टेंस ट्रेवल किया था. हमें वही तो समय निकालना है जब पार्टिकल पूरा नीचे आ जाए. यानी कि जो हाइट ऑफ टावर थी, जब वो पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा, उतना वो जो टाइम उसको लगेगा वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा. फेंका कहां से है? O से. और गिरा कहां पर? वो A पर. तो O से A तक आने में वो नीचे कितना आया है? H. तो अगर मैं इस इक्वेशन में H पुट कर दूंगा तो यहां पे टाइम की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगी. क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये कौन सी इक्वेशन है जो y के डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है? अगर पार्टिकल O से फेंका गया और कहां पर आके गिरा? पार्टिकल A पर आके गिरा. O से फेंका गया और A पर आके गिरा. तो O से फेंकने पर अगर वो A पर आके गिरता है, O से फेंकने पर अगर वो A पर आके गिरता है तो वो नीचे कितना आया है? H के बराबर आया है कि नहीं आया? तो अगर मैं इस y की जगह यहां पर H पुट कर दूंगा तो टाइम की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो हो जाएगा. क्योंकि हमने जब y पुट किया है तो यहां से यहां तक का समय आ गया है. मैं इस y की जगह अगर मैं ये H पुट कर दूंगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा? यहां से यहां तक आने का समय आ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर में y की वैल्यू h पुट करने से t की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? t की वैल्यू कैपिटल T के बराबर हो जाएगी. क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है कि नहीं? पक्का? लिखो आगे. वी नो दैट y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. वी नो दैट y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर. ये तो दिया हुआ है. इफ y is equal to h, then t is equal to capital T.
if y is equal to h, then t is equal to capital T. Then t is equal to क्या बेटा, कैपिटल T. तो क्या होगा, h is equal to half gt square. तो twice of h by g का अंडर रूट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो जाएगा. इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट. आगे बात समझ में, चेक कर लो फटाफट, जो अभी तक पढ़ाया कुछ डाउट हो तो पूछो. इक्वेशन ऑफ मोशन आनी चाहिए आपको, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आनी चाहिए, और टाइम ऑफ फ्लाइट की 2 डेरिवेशन कराएं, चेक करो फटाफट. क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एयर का विस्कस फोर्स कंसीडर किया जाता है? नहीं किया जाता. सिर्फ और सिर्फ जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा हो और बॉडी मूव कर रही हो, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा. हो गया? चलिए सर, अब निकालते हैं नेक्स्ट टॉपिक. इसका नाम है हॉरिजॉन्टल रेंज. देखो बेटा, रेंज का मतलब होता है कि पार्टिकल आगे कितना गिरा, आगे कितना गिरा. तो ये जो यहां से लेके और ए तक का ये डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम रेंज कहते हैं. क्या बोलते हैं? रेंज. ए से लेके और इस लाइन तक की दूरी दिखाई दे रही है, ये दूरी, इसको हम रेंज कहते हैं. इस पॉइंट से लेके और यहां तक की दूरी क्या कहलाती है? रेंज. तो हॉरिजॉन्टल, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज नोन एज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. तो लिखो, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. It is the total, it is the total horizontal distance covered by the particle during his entire journey. It is the total horizontal distance covered by the particle during his entire journey. During its entire journey. ठीक है बेटा? क्या इसके आगे जाने की रफ्तार चेंज हो रही है? नहीं, क्योंकि इसमें आगे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है. क्या इसके नीचे आने की रफ्तार चेंज हो रही है? हाँ, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन कहां पर है? नीचे की तरफ. क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या प्रोजेक्टाइल को ऊपर से फेंका गया था तो क्या इसके आगे चलने की रफ्तार चेंज हुई थी? नहीं. इसको आगे की तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड कराई थी, हाँ, ux इज इक्वल टू यू. तो क्या आगे चलने की रफ्तार चेंज होगी? बिल्कुल नहीं. नीचे आने की रफ्तार प्रोवाइड कराई थी? नहीं. और फिर भी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच के ला रही है. तो नीचे आना एक्सेलरेटेड मोशन है और आगे जाना यूनिफॉर्म मोशन है. आगे जाने की रफ्तार चेंज नहीं होगी, नीचे आने की रफ्तार लगातार बढ़ती जाएगी, चेंज होती जाएगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब मुझे निकालना है रेंज. तो रेंज होती है ये, कितना आगे गया, कितना आगे गया. ये देखो, नीचे कितना आया, ये h,
और आगे कितना गया है, रेंज के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है उसे रेंज कहा जाता है, ये रेंज है। अब रेंज कैसे निकाली जाएगी, रेंज किस वेलोसिटी की वजह से है, आगे वाली वेलोसिटी से कि नीचे वेलोसिटी की वजह से, आगे की वेलोसिटी की वजह से। अगर आगे की वेलोसिटी ना होती तो रेंज 0 हो जाती। अगर मैं इस बॉल को ऊपर से ऐसे छोड़ देता तो ये ठीक नीचे आके गिरती, इसे आगे फेंका गया है तभी तो बेटा ए पे जाके टकराई है। तो रेंज किस वेलोसिटी की वजह से है, आगे चलने की वजह से। नीचे आने की वेलोसिटी में रेंज का कोई काम नहीं है, आगे जाने की वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रेंज के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेंज का मतलब क्या होगा, रेंज का मतलब होगा आगे चलने की वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम, कितनी देर तक उसको चलने दिया और किस रफ्तार से वो आगे चल रही थी, कितनी देर तक उसको चलने दिया और किस रफ्तार से वो आगे चल रही थी, इसको रेंज कहा जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, रेंज हो जाएगा यहां पर u इंटू 2h ओवर g का अंडर रूट। क्या मेरी बात समझ में आई? रेंज क्या हो जाएगा, u इंटू अंडर रूट 2h बाई जी। ये 2h बाई जी का रूट क्यों लिखा है, क्योंकि ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अरे बोलो हाँ कि ना, ये कब तक आगे चलता रहेगा, जब तक गिरता रहेगा। तो कुल कितने समय के लिए गिरेगा ये, 2h बाई जी का रूट, और जब तक गिर रहा है तब तक आगे चल रहा है, क्योंकि आगे चलने की रफ्तार तो चेंज हो नहीं रही है। अरे बोलो हाँ कि ना, नीचे आने की रफ्तार चेंज हो रही है, आगे जाने की रफ्तार चेंज नहीं हो रही। आगे की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, आगे की रफ्तार कांस्टेंट रहेगी। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, इसलिए नीचे आने की रफ्तार लगातार चेंज होती जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? इसलिए रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, आगे चलने की रफ्तार इनटू कुल समय, कितनी देर तक वो आगे चला। तो कुल समय कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2h बाई जी का रूट, और आगे चलने की रफ्तार कितनी है, ux इज इक्वल टू यू के बराबर। तो रेंज आ गई u इंटू यूएच बाई 2h बाई जी का अंडर रूट। ये हमारे पास हो गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, क्लियर है? तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा मोशन जहां पे पार्टिकल को कुछ इनिशियल वेलोसिटी लगा के फेंक दिया जाए और उसके बाद उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए, सिर्फ और सिर्फ उस पर क्या लगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उसमें सिर्फ एक तरह का एक्सेलरेशन हो। कौन सा वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तब उसके मोशन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसको हम छत से पार्टिकल को सीधा फेंक रहे हैं आगे की तरफ, इसको ऊपर या नीचे हमने वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कराई, आगे की तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड कराइए, ux इज इक्वल टू यू। uy की वैल्यू यहां पर कितनी है, uy, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ uy, uy का मतलब हो गया इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, कितनी है, 0। फेंका तो उसको सिर्फ आगे है ना, उसको कोई नीचे आने की वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कराई। तो अगर उसको नीचे आने की वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कराई तो नीचे क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी ना होती तो सीधा निकल जाता है ऐसे ही, ग्रेविटी है तो नीचे आ रहा है। तो यहां पर कितने तरह के मोशन है, 2 तरह के। ये 2 डायमेंशन मोशन है, ये 2 डायमेंशन मोशन है, आगे भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, 2 डायमेंशन मोशन है। तो आगे कौन ले जा रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। क्या ये चेंज होगी, नहीं। नीचे कौन ला रहा है, ग्रेविटी। क्या वेलोसिटी को चेंज कराएगी वो नीचे लाने की, हाँ बिल्कुल चेंज कराएगी। तो नीचे का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन। आगे का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। और दोनों का मोशन मिला के पार्टिकल ओ से लेके पी और पी से लेके ए पर आके गिर पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मान लिया कि पार्टिकल ओ से पी तक स्मॉल टी टाइम में आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इक्वेशन लगाई, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, x और y में रिलेशनशिप निकाल लिया, टाइम को निकाला और पुट कर दिया y की इक्वेशन में, तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर। ये y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आया, बिल्कुल आया। तो शेप कैसी होगी, पैराबोलिक शेप होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन किस रास्ते पर होता है, पैराबोलिक पाथ पर होता है। कोई आपसे पूछे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के रास्ते का नाम क्या होता है, तो बोले पैराबोलिक नाम होता है। तो पैराबोलिक पाथ में मूव करता है कौन, एक पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है। 3 फॉर्मूले डिराइव कराए हैं, कल इसको और आगे इलेबोरेट करेंगे बेटा। वेक्टर की शीट मैंने आपको भिजवा दी है, उसको सॉल्व करना शुरू करिए, 2 दिन बाद उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट किसी को, नहीं, ठीक, मिलते हैं कल। सक्षम कुछ पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हो बेटा बताओ। सर अगर हमें पी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो उसमें रेंज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
रेंज का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो अगर वहां पे टाइम की वैल्यू को टाइम ऑफ फ्लाइट पुट नहीं करेंगे। ओके सर। सोचो ना, रेंज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। जब टोटल डिस्टेंस निकालोगे टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर अगर तुम पी वाले पॉइंट तक का निकाल रहे हो, तुम ये निकालते हो यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है इसका, तो ये एक्स रेंज थोड़ी है, दिस इज नॉट रेंज। रेंज तो ये वाला है। यस सर। अगर तुम्हें अगर एक्स निकालना है तो फॉर्मूला तो वही इस्तेमाल कर लोगे, यू एक्स इंटू टी, मगर टाइम की वैल्यू को स्मॉल टी पुट करोगे, कैपिटल टी पुट नहीं करोगे। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक।